नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में हिंदी साहित्य के साहित्यकार मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के परिचय के बारे में। तो इनको जायसी भी कहा जाता है, पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ, इनका निधन 1542 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनका जन्म स्थान की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अमेठी के नज़दीक एक गांव है जायस, इसीलिए इनके नाम के पीछे भी जायसी लगता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम सैयद अशरफ और शेख बुरहान भी मिलता है, ये गुरु माने जाते हैं इनके। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत जो शाखाएं प्रचलित थी, भक्ति काल में दो शाखाएं प्रचलित थी। एक तो थी सगुण भक्ति धारा और दूसरी थी निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति भी दो प्रकार की थी, एक तो राम भक्ति धारा जिसको रामाश्री शाखा भी कहते हैं, और एक थी कृष्ण मार्गी भक्ति धारा। बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा की, तो एक तो थी ज्ञान मार्गी भक्ति धारा और दूसरी थी प्रेम मार्गी, जिसको सूफी शाखा भी कहते हैं। सूफी लोग इसी के अंतर्गत आते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी, अब हम बात करते हैं भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में एक शाखा तो ज्ञान मार्गी हो गई और दूसरी प्रेम मार्गी। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी जो सूफी काव्य परंपरा है उसके अंतर्गत प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं बच्चों कि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर माने जाते हैं। उसी प्रकार जो सगुण भक्ति धारा थी, भक्ति काल के अंतर्गत चलने वाली दो आनुषंगिक शाखाएं चल रही थी, उसमें राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास माने जाते हैं और कृष्ण मार्गी भक्ति धारा के अंतर्गत सूरदास जी माने जाते हैं। तो इनका स्थान भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति धारा में प्रेम मार्गी सूफी शाखा के अंतर्गत आता है। ये प्रसिद्ध सूफी संत थे, गुरु का नाम हमने पढ़ ही लिया इनके। अब ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि इनके प्रबंध काव्य पद्मावत से मिली, जो 1540 ईस्वी में लिखा माना जाता है। इनके संबंध में कुछ विवादित तथ्य भी है तिथियों के संबंध में, लेकिन आज हम उनके बारे में बात नहीं करके केवल जो अपने पाठ्यक्रम से संबंधित, जो अपनी पाठ्यपुस्तक में जो चीज़ें दी हुई है उसी के बारे में बात करते हैं। इनका जो पद्मावत है ये दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है? दोहा चौपाई। जैसा कि तुलसीदास का अपन पहले पढ़ा है, उसमें भी दोहा और चौपाई थी, इसमें भी दोहा चौपाई है। इनकी भाषा भी अवधी है, जैसा कि तुलसी की भाषा भी अवधी थी। इन्होंने जो अपना साहित्य लिखा है वो फारसी की मसनवी शैली में लिखा गया है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, फारसी की मसनवी शैली। फिर इनके पद्मावत में 57 सर्ग है, 57 खंड है, 57 भाग है, जिसको हम कह सकते हैं अलग अलग नाम से माना जाता है, लेकिन यहाँ 57 सर्ग इस खंडों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इनकी जो रचनाएं हैं, पद्मावत आपको बताई थी, इसके बाद अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा आदि इनकी रचनाएं मानी जाती है। इस खंड में आज हम पढ़ेंगे पद्मावत में जो 12 मासे का वर्णन है, जिसमें नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है। तो नागमती वियोग खंड के बारे में अपन पढ़ेंगे। पद्मावत इनका प्रबंध काव्य है, उसमें 12 मासे का वर्णन, 12 मासे में नागमती वियोग खंड, उसकी अगली कड़ी में अगन महीना, अगन महीने में
नागमती की वीर्य व्यथा कैसी होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। अगन दिवस घटा निशिबाड़ी, अगन दिवस घटा यानी अगन के महीने में, अगन का महीना कौन सा होता है? अगन ही नहीं होता है, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष का महीना। आपके जो पाठ्यक्रम में दिए गए हैं नागमती के वियोग खंड के 4 महीनों का वर्णन किया गया है, मार्गशीर्ष का, फिर पोष का, फिर माघ का और फाल्गुन महीने का। शुरुआत होती है अगन के महीने से, मार्गशीर्ष से। तो मार्गशीर्ष महीने में लिखा है कि अगन दिवस घटा निशिबाड़ी, मार्गशीर्ष का महीना आता है उस समय दिन की जो अवधि है वो तो घट जाती है और रात की अवधि है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ नागमती के वीर्य को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है कि दिन तो घट रहे हैं और जो रात है वो बढ़ रही है, और वीर्य की अवस्था में रातों को गुजारना नागमती के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। दुबर दुख शो जाय की मिकाड़ी, अब जो दुख है, वीर्य व्यथा है उसकी, उस वीर्य को, उस वीर्य के भयंकर दुख को कैसे व्यतीत किया जाए। काड़ी यानी व्यतीत करना, कीमी यानी कैसे, दुबर यानी जिसको आसानी से सहन नहीं किया जा सकते, ऐसे दुख को अर्थात नागमती की वीर्य व्यथा को, वीर्य के उस समय को नागमती के द्वारा व्यतीत किया जाना बड़ा ही मुश्किल है। आगे, अब धनी दिवस वीर्य भाराती, अब जो धनी यानी होता है पत्नी, धनी यानी पत्नी, पत्नी कौन? नागमती। नागमती तो दिवस के समान हो गई है, यानी दिवस अर्थात दिन छोटे होते जा रहे हैं। तो नागमती निरंतर अपने पति के वियोग में दुर्बल होती जा रही है। अब धनी दिवस वीर्य भाराती, और वीर्य है वो रात की तरह बढ़ता ही जा रहा है। जैसे हमने पढ़ा है कि अगन के महीने में दिन तो छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है, तो नागमती का वीर्य तो बढ़ता जा रहा है और वह स्वयं दुर्बल होती जा रही है। जरे विरह ज्यों दीपक बाती, और उनका जो विरह है वो दीपक में बाती की तरह जलता जा रहा है, उसको जलाता जा रहा है नागमती को। नागमती को विरह है वो दीपक में बाती की तरह जलाता जा रहा है। नागमती रतन सेन की पत्नी थी, जो पद्मावती को लेने के लिए सिंगल द्वीप चले जाते हैं, तो पीछे नागमती वीर्य व्यथा में दुखी रहती है, उसी का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। आगे, कांपा हिया जनावा शियु, और उस सर्दी में हृदय कांप रहा है और सर्दी प्रतीत हो रही है, ठंड लग रही है। तो पे जाई, और वह तो जा सकती है, वो ही संग पीयू, जब उसके साथ में उसके प्रिय अर्थात राजा रतन सेन यदि वहां आ जाते हैं तो यह जो सर्दी है वो चली जा सकती है, वरना ये ठंड जा नहीं सकती। ये ठंड तभी दूर हो सकती है जब रतन सेन का साथ मिले। आगे है, घर घर चीर रचा सब काहू, सब जगह आस पड़ोस में लोगों ने अच्छे से अच्छे चीर पहन रखे हैं। चीर यानी क्या होता है? वस्त्र, अच्छे से अच्छे रंग बिरंगे वस्त्र पहन रखे हैं। मोर रूप रंग लेगा न हूं, लेकिन नागमती कह रही है कि मैं उनके वियोग में अच्छे से अच्छे रंग बिरंगे वस्त्र नहीं पहन सकती। मेरा तो रूप और रंग सारा कौन ले गया? नाहू यानी नाथ, नाथ यानी स्वामी, स्वामी यानी यहाँ रतन सेन। यहाँ नाहू का मतलब क्या है? रतन सेन। मोर रूप रंग लेगा नाहू, मेरा तो रूप और रंग सारा कुछ रतन सेन ले गए हैं। पलटी ने बहुरा गाजो बिछोई, अब फिरे फिरे रंग सोई। पलटी ने बहुरा गाजो बिछोई, यदि पलट करके वो दोबारा यहाँ आ जाते हैं, अब फिरे फिरे रंग सोई, तब मेरा रंग और रूप वापस लौट सकता है, फिर सकता है, वापस आ सकता है। कब? जब रतन सेन वापस यहाँ आ जाए। यदि रतन सेन नहीं आते हैं तब तक मेरा रंग और रूप
उनके साथ ही रहेगा। अर्थात मैं अच्छे से अच्छे न तो रंग बिरंगे अच्छे वस्त्र पहन सकती हूँ, न ही मेरा जो शरीर है वो ठीक हो सकता है, न ही मेरे जो वीर्य की व्यथा है वो दूर हो सकती है। आगे कहते हैं सीरी अग्नि विरहिनी ये जारा, इस सर्दी की अग्नि ने, इस ठंड रूपी ठंड की आग ने विरहिनी के हृदय को जला दिया है, विरहिनी के हृदय को जला दिया है। अब सर्दी की अग्नि ने, ध्यान से सुनिएगा, सर्दी की ठंड की आग ने विरहिनी के हृदय को जला दिया है। यहाँ विरोध की स्थिति है, ठंड से आग कैसे हो सकती है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। दोनों जगह विरोध की स्थिति है कि ठंड से हृदय का जलना, ठंड से तो हृदय ठंडा होता है, जल कैसे सकता है, लेकिन यहाँ दोनों विरोधाभासी शब्द होने के कारण विरोधाभास अलंकार है। सुलगी सुलगी दगदई बेचारा, और फिर मेरा हृदय उस शीतल आग से जलकर सुलग सुलग कर दगदई बेचारा, उस ताप से उस गर्मी से राख बन गया है। छारा यानी राख बन गया, मेरा हृदय तो शीतल आग में जल करके राख बन गया है। आगे कहते हैं ये दुख दगद ने जाने कंतु, ये दुख दगद न जाने कंतु, ये मेरा दुख और ये मेरा ताप, ये मेरा विरह न जाने कंतु। कंतु यानी कंत, कंत यानी होता है पति, यानी यहां इसका मतलब है रतन सेन। रतन सेन मेरे इस दुख को, मेरे इस विरह को जान नहीं रहे हैं। जोबन जन्म करे भस्मंतु, और मेरा जीवन और जन्म ये भस्म कर रहे हैं। अर्थात ये जो विरह की आग है वो इस यौवन को और इस मेरे जन्म को भस्म करती जा रही है। आगे कह रहे हैं ये दोहा है, ऊपर की पंक्तियां चौपाइयां थी, जिसमें पहले भी हम पढ़ चुके हैं। 16 मात्राएं होती है, 15 मात्राएं होती है उसको चौपाई कहते हैं, और 16 मात्राएं होती है उसको चौपाई कहते हैं। तो यहाँ चौपाइयां हैं, और इसके बाद की जो दो पंक्तियां हैं वो दोहे के अंतर्गत आती है। ये दोहा और चौपाई छंद हो गया। पियसो कहू संदेश डा, ए भंवरा ए काग। अब देखो, पशु पक्षियों के माध्यम से पहले भी भारतीय संदेश भेजते थे, ऐसा हमने सुन रखा है। तो उसी पंक्ति, उसी के अंतर्गत यहाँ भी नागमती अपने जो आसपास के पशु है, पक्षियां हैं, पक्षी है, कौवे और भंवरे, उसके माध्यम से रतन सेन तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसमें बताया गया है कि पियसो कहू संदेश डा, ए भंवरा ए काग, हे भ्रमर, हे कौवा, मेरे प्रिय तक जाकर के तुम ये संदेश सुना दो। कौन सा संदेश? शो धनी विरहे जरिमुई, धनी यानी तुम्हारी पत्नी, जैसा कि ऊपर भी शब्द आया है, ये सॉरी इसका अर्थ होता है पत्नी, ठीक है ना, ये ऊपर पति लिखा हुआ है, ये कंत का अर्थ होता है। तो सो धनी विरहे जरिमुई, वह पत्नी अर्थात वह तुम्हारी पत्नी, रतन सेन की पत्नी, विरहे जरिमुई, विरह में जल करके मर गई है। तैहिक धुआं हम लाग, और उस के मरने से जो धुआं निकला है, उसकी अंतिम संस्कार के द्वारा जो धुआं निकला है, उसके पास से हम गुजरे, और हमारे उस धुएं का हमारे शरीर पर लगने से हम भी कैसे हो गए हैं? काले हो गए हैं। हम कैसे हो गए हैं? काले हो गए हैं, क्योंकि भंवरा और कौवा दोनों ही कैसे होते हैं? काले होते हैं। और इन दोनों पक्षियों के माध्यम से वो संदेश भिजवाना चाहती है कि तुम जाकर के कहना कि हम काले कैसे हुए, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे वीर्य में जल मरी है, और उसके अंतिम संस्कार में जो धुआं निकला, और उसी से हमारा शरीर भी कैसा हो गया है? काला हो गया है। यहाँ संपूर्ण पद्यांश में नागमती के वीर्य का वर्णन किया गया है। अवधी भाषा है, दोहा चौपाई शैली है, और ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। और ये पद्मावत जो प्रबंध काव्य है जिसकी रचना 1540 में हुई है, उसमें से 12 मासा खंड में से लिया गया है। उसी के अंतर्गत नागमती वियोग खंड आता है, उसमें से ये पंक्तियां ली गई है। इनको एक बार पुनः पढ़ेंगे, और एक प्रश्न अभी आप करोगे। अगन मास की विशेषताएं बताते हुए अगन मास की विशेषताएं
बताते हुए नागमती की वीर व्यथा का वर्णन कीजिए। ये एक गृह कार्य आप करोगे अपनी उत्तर पुस्तिका में और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको डालेंगे। धन्यवाद।